दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही सीरियसली लगे होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए बहुत जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में बात होने वाली है आपके आज के डेट में निकली हुई रेलवेज के ग्रुप डी 2019 रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आई है बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ। दैट इज 1,03,000 इन नंबर्स इन अप्रॉक्स। तो क्या है अब इससे जुड़ी हुई वो अहम बातें, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों, एग्जामिनेशन पैटर्न क्यों, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्यों, सीईटी क्यों, या फर्दर सेलेक्ट होने के बाद थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें, प्रमोशनल एस्पेक्ट क्यों, हर उस चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स इस वीडियो को कोशिश करूँगा मैं 5 मिनट्स तक मैं एंड करने का, तो थोड़ा फास्ट बोलने वाला हूँ। अगर किसी को थोड़ी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए, इनकन्वीनियंस के लिए भी सॉरी बोल देता हूँ। अब चलिए बहुत जल्दी से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एज गैप रखा गया है वो एज इट इज है 18 to 33 ईयर्स का ही रखा गया है। तो जो कोई भी इन यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व 18 से 33 साल के कैप में आ रहे हो, आप इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल दे सकते हो। इस एग्जामिनेशन को आपको बिल्कुल देना भी चाहिए। क्यों, कितना रेलेवेंट है, कितना जरूरी है किसी के भी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली इस ग्रुप डी को भर के आप उस चीज को कैसे अपने लाइफ को आगे अच्छा कर सकते हो, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस इतना जरूर बता रहा हूँ इस वीडियो में ध्यान देने के लिए कि हर किसी को इस एग्जामिनेशन को लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए 18 से 33 साल। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी यहाँ पे जो रखी गई है ना, वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बताता हूँ। मैट्रिकुलेशन ही मांगा गया है सर, मतलब 10th पास एंड ऑनवर्ड्स। मतलब कोई आके फिर मत पूछना कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने इंटरमीडिएट किया, मैंने पीएचडी किया, मैंने ना रिसर्च कर लिया, क्या मैं दे सकता हूँ? तो सर बिल्कुल दे सकते हैं। 10th की मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर आप लोगों में से कोई भी 10th पास हो तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। कुछ लोगों ने कंफ्यूजन में पूछा था शुरू में ही, जब ये वैकेंसीज किसी पे अनाउंसमेंट हुई थी, डिटेल्स किसी को कुछ नहीं पता था कि सिर्फ आईटीआई वाले दे सकेंगे। तो सर दैट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, आईटीआई वाले भी दे सकते हैं, जनरल जो 10th पास किए हैं वो भी दे सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इसके थोड़े से जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर। तो सर देखिएगा बहुत तरह से इसमें आपको पोस्ट दिखेगा, मैकेनिकल दिखेगा, आपको फैक्ट्री दिखेगा, ये दिखेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, इसलिए आप हर पोस्ट को भर सकते हो। अब मेडिकल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत अच्छी बात रखी गई है कि सर विथ आउट मतलब विथ ग्लासेस वाला, मतलब आपको बहुत ही फेवरेबल चीज़ रखा गया है। विदाउट ग्लासेस वाला कोई इशू नहीं है। थोड़े बहुत B2, A2, C1, C2 वाले जो क्राइटेरिया है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, मतलब आई के आपके पावर की, उस चीज़ों को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज जैसे कि ASM और गुड्स कार्ड में था, वो वाला लफड़ा इसमें कतई नहीं दिया गया है। तो इस एग्जामिनेशन में इन तरह की चीज़ों से आप बचे रहोगे। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में समझ लीजिए। सर सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है, कहीं तो बहुत सिंपल और कहीं तो बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ एक CBT होने वाला है, मतलब जो आपका पहला होगा ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वही हो जाएगा, उसी पे मेरिट बनने वाली है। उसके बाद हो जाएगा आपका सीधे PET। PET का मतलब होता है आपका फिजिकल वाला एग्जाम। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज रखी गई हैं जो कि एग्जामिनेशन को एम कर रहे हो, जान लो बहुत पहले से ही। एक है वेट वाला और दूसरा है रनिंग वाला। वेट वाला मतलब बॉयज़ हो तो 30 kg है, गर्ल्स है तो 20 या 25 kg 20 kg है, उसको लेकर कैरी करके 2 मिनट में आपको 100 मीटर्स का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और दूसरा रनिंग में आपको 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में बॉयज़ के लिए और 5 मिनट 20-30 सेकंड में गर्ल्स के लिए आपको करना पड़ेगा। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है यहाँ पे फिजिकल वाला, जिसपे बहुत ज़्यादा लोग इररिस्पेक्टिव कि उनका मेरिट कितना भी हाई हो वो बाहर हो जाते हैं। बट ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा अगर इसके लिए अगर आप अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, क्रिकेट खेलते हो लड़के वगैरह लोग, तो आप लोग बॉलर वॉलर हो या बैट्समैन भी हो, कोई बात नहीं है, तो ये बहुत बड़ा टफ फिजिकल नहीं है। ठीक है, एक अच्छी चीज़ में क्या दी गई है कि अगर CBT 1 से आपका मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड रेलवेज के हाथ में पावर रहेगा कि वो चाहे तो CBT 2 भी कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग है, मतलब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि CBT 2 होगा, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। हो सकता है वो रखें, हो सकता है वो नहीं रखें। अगर नॉर्मली बात करूँ जो एग्जामिनेशन हुए हैं और जो होने के पूरे चांसेस है, वो होगा कि सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, CBT 1 होगा, उसके बाद PET होगा, फिर मेडिकल ज्वाइनिंग वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है ना। तो इसी तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। निगेटिव मार्किंग भी है सर इसमें। 3 क्वेश्चंस पे आपका एक निगेटिव मार्किंग है, जो उसमें भी था वो इसमें भी है यहाँ पे। और आपका सिलेक्शन भी जो होगा आपको फर्दर बुलाया जाएगा इस 1,03,000 वैकेंसीज में 3 के रेशियो में। बिल्कुल याद रखिएगा 1:3 के रेशियो में आपको कॉल आउट किया जाएगा यहाँ पे। अब सर ये एग्जामिनेशन में आपका करियर कैसा होगा? सर देखिए ग्रुप डी में तो आप भले जा रहे हो, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्दर 3 ईयर्स 5 ईयर्स में आप अपने नेक्स्ट स्केल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब ग्रुप C के एंट्री लेवल पे आप जा सकते हो। और रेलवेज में स्विच बहुत होता है सर, ग्रुप डी से बहुत सारे लाइन होते हैं। इवन लोग ASM तरफ भी जा सकते हैं, इवन लोग कमर्शियल तरफ भी जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन व्हाट टाइप ऑफ करियर दे चूज आफ्टर गेटिंग एन एंट्री टू दिस रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि रेलवेज में घुसने के बाद आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप कमर्शियल में या लाइन में जिधर आप जाना चाहो फर्दर प्रमोशंस लेके। ऐसे इन जनरली अगर मैं बात करूँ थोड़े स्लो होते हैं प्रमोशंस, वैकेंसीज क्रिएट होने की जो इशू होती है, बट तो भी 7-8 सालों में लोग ग्रुप डी से इन यूआर कैटेगरी फर्दर प्रमोट होकर ग्रुप C में चले जाते हैं। और हाल फिलहाल में तो कुछ लोगों को ये भी फायदा हुआ था, ग्रुप डी से वो ASM के लिए गए जो कि उस समय 250 ग्रेड पे हुआ करता था और वो फर्दर प्रमोट होकर 4200 हो गया। तो कोई ग्रुप डी वाला
7-8 साल में सीधे पहुंच गया 4200 ग्रेड पे। सोचो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब होगा, कहने का मतलब था कि वो स्टेशन मास्टर जो बने, कहने का मतलब था कि प्रमोशंस भी मिला करते हैं और मिल जाया करते हैं। थोड़े जो रिजर्व कैटेगरी जिन्हें रिजर्वेशन है उन्हें थोड़ा जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। दैट्स द केस हियर सर। तो ये थी वो अहम बातें ज़रूरी जो आपके इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में इस ग्रुप डी रिक्रूटमेंट से मतलब जुड़ी हुई थी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब इन डिटेल इस ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के लिए कितना आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इसे आप नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या क्यों करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में इसके पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 2 में क्या इसका होगा, यही जो पार्ट 14 है, पार्ट 15 में आप लोग को बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटी मोटी और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस ग्रुप डी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड थी आप समझ गए हो। और इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल ही सीरियसली लीजिएगा फ्रेंड, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। क्यों, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। तो रखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को, तो यहीं पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।